हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने जो अपने सिक्स क्लास के इतिहास की बुक है वो शुरू की हुई है, और इसके अंतर्गत हमारा जो 10th चैप्टर है, 10th अध्याय वो चल रहा है। आज उस 10th अध्याय के अंतर्गत उसी कड़ी में हम जुड़ते हुए आगे डिस्कस करने जा रहे हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियों का क्या महत्व है, प्रशस्तियाँ क्या हैं, प्रशस्तियाँ कैसे लिखी जाती हैं, इन सभी के बारे में हमारा डिस्कस होने वाला है। तो आज इसमें हम जानेंगे पल्लव, चालुक्य और जो हमारे पुलकेशिन द्वितीय है चालुक्य वंश के, उनकी क्या क्या प्रशस्तियाँ थी, उनमें क्या वर्णन किया गया है। देखिए, उनके प्रशस्ति जो लेखक हैं वो कौन थे। तो देखिए, इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव और चालुक्य कहाँ के राजवंश थे? दक्षिण भारत के राजवंश। कहाँ के राजवंश? दक्षिण भारत के राजवंश। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र में था, जहाँ कावेरी नदी से लेकर, यानी कांचीपुरम के आसपास से लेकर के कावेरी नदी का जो डेल्टा था वहाँ तक चालुक्यों का क्षेत्र फैला हुआ था। पल्लवों का पल्लव कांचीपुरी से लेकर के, कांचीपुरम से लेकर के कावेरी डेल्टा तक फैले हुए थे, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में फैला हुआ था। यानी दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वो आपका चालुक्यों का राज्य हुआ करता था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल हुआ करती थी। चालुक्य की राजधानी क्या थी? ऐहोल। ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया था, जहाँ बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ। चोल शासकों ने काफ़ी मंदिरों का निर्माण करवाया था। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते रहते थे, यानी ये एक दूसरे का राज्य विस्तार के लिए एक दूसरे पर आक्रमण भी करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, क्योंकि राजधानी पर कब्जा हो जाने के बाद, राजा को कब्जे में करने के बाद लगभग संपूर्ण भूभाग पर राज्य जो अपना अधिकार हो जाता था। इसलिए अधिकांश राजा जो लोग हैं वो कहाँ पर आक्रमण करना चाहते थे? राजधानी क्षेत्र को अपने कब्जे में करना चाहते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक था। कौन से वंश का था पुलकेशिन द्वितीय? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य नरेश था। कौन से नरेश थे? चालुक्य नरेश, जिन्होंने हर्षवर्धन को दक्षिण विजय अभियान से रोका था। नर्मदा नदी के तट पर 634 ईस्वी के अंदर इन्होंने उनको रोका था। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित, देखिए रवि कीर्ति कौन है? रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि हैं, जिन्होंने प्रशस्ति लिखी थी। इसमें उनकी क्या है, पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से राज्य मिला था। किससे राज्य प्राप्त हुआ था पुलकेशिन द्वितीय को? पिता से नहीं, चाचा से राज्य प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था? चाचा से राज्य प्राप्त हुआ था पुलकेशिन द्वितीय को। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाया, यानी पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी की तरफ भी, और अपने पश्चिम अरब सागर के क्षेत्र भी इन्होंने क्या किया था, अपना विजय अभियान शुरू किए थे, विजय अभियान चलाए हुए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था, हर्ष जब दक्षिण विजय पर निकलता है तो हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर 634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हराया जाता है, जो कि चालुक्य नरेश थे। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष का हर्ष नहीं रहा। हर्ष जो है वो हर्षोल्लासित नहीं रहा, जिससे कि वो काफ़ी चिंतित हुआ और उसने कभी भी फ्यूचर में दक्षिण विजय करने की नहीं सोची थी। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था। पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम हुआ करती थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी।
कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी, जिसकी वजह से किसको गई? पुलकेशन द्वितीय को। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। यहाँ पर कहाँ पर? कांचीपुरम पर, क्योंकि राजा को जब दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी, राजा उस समय बच गए थे। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों का अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। यानी ये दोनों वंश, पल्लव भी और चालुक्यों का, किन्होंने खत्म किया? राष्ट्रकूट और चोल वंश ने इनको समाप्त कर दिया, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में विस्तार से जानेंगे। अब देखिए, वे कौन से शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे? जो तटों के आसपास रहने वाले जो लोग थे, वो इन तटों पर अपना शासन करना चाहते थे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलाया जाता था? जो तटीय प्रदेश थे, इनके अधिकार क्षेत्र क्या थे? देखिए, किसके अधिकार क्षेत्र में आते थे? तो देखिए, पहले क्या होता है, पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि पर जो भूमि कर था वो सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। यानी अपने राज्य का साम्राज्य चलाने के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए, सेना के रखरखाव के लिए और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए इनके जो पैसे की आवश्यकता होती थी, वो किससे पूरी होती थी? वो पैसे भूमि से, राजस्व से प्राप्त होते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या होते थे? गांव होते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या थी? गांव थे। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव भी देखने को मिले। राजा ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। वो कदम क्या क्या थे? देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पदों पर आनुवंशिक लोगों को बनाए रखे गया, जैसे कि अपने सगे संबंधियों को। इनमें ज़्यादातर जो गवर्नर का पद होता था वो अपने बेटे या अपने पिता का पद होता था। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता के तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी था। हरिसेन ने किसकी प्रशस्ति लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर भी कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मात्या अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी था, तथा संधि विग्रही का कौन होता है? युद्ध शांति के लिए काम करने वाला, युद्ध और शांति जैसे विषयों पर काम करने वाला, इसको क्या बोला जाता है? संधि विग्रही का। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी कौन होते हैं? जो बैंकर होते हैं, जो साहूकार होते हैं, या शहर का व्यापारी। सार्थवा कौन होता है? व्यापारियों के काफिले का नेता सार्थवा कहलाता है। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग प्रमुख होते थे। इस तरह की कुछ नीतियां जो हैं काफ़ी हद तक प्रभावशाली भी होती थी ये नीतियां, पर समय के साथ साथ इनमें भी कुछ व्यक्ति इतने अधिक प्रभावशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे, जिससे कि राज्य का जो राजा होता था उसका राजस्व तो घटता ही घटता था, साथ ही एक नई चुनौती उसके सामने खड़ी हो जाती थी। एक नई प्रकार की सेना का भी चलन जो है उस समय शुरू हो गया था। तो नई प्रकार की सेना का चलन किस प्रकार से शुरू किया गया था? देखिए, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की भांति सुसंगठित सेना रखना चाहते थे, जिनमें हाथी होते थे, रथ होते थे, घुड़सवार और पैदल सिपाही भी होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे, क्योंकि सेना होगी तो सेना का मुख्य जो संचालन करने के लिए किसको नियुक्त करना पड़ेगा? सेनानायक को, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल किया करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते। क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे वहाँ ये सामंत स्वतंत्र होने की पूरी कोशिश करते थे, यानी स्वतंत्र होने का जो भी मौका मिलता था ये स्वतंत्र होते जाते थे। दक्षिण भारत के अंदर राज्यों के जो अंदर सभाएं थी उनको देखिए, दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनमें सभाओं का क्या योगदान रहा। तो देखिए, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। जो पल्लव राजा हुए, पल्लवों की सभाएं जो होती थी उनके अंदर सभाओं के वर्णन मिले हैं अभिलेखों के माध्यम से। इनमें से एक
था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जो था, जिसे कि हम सभा कहते थे, ये उपसभाएं, ये सभाएं किस में बटी हुई थी? समितियों के अंदर बटी हुई थी। समितियां उप समितियों में बटी हुई थी। इनके माध्यम से क्या किया जाता था? ये समितियां क्या करती थी? कोई सिंचाई विभाग को संभालती थी, कोई खेती बाड़ी से संभालते थे का काम संभालती थी, कोई सड़क निर्माण कार्य में, कोई स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी ये समितियाँ। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा होती थी। ये देखिए, उर क्या थी? उर पल्लव राजवंश के दौरान दक्षिण भारत के अंदर एक ग्राम सभा होती थी। तो ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। उर नामक क्या थी? ग्राम सभा। नगरम किसको बोला जाता था? व्यापारियों के एक संगठन का नाम होता था नगरम। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण होता था। इनमें से बहुत से स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही, यानी काफ़ी लंबे समय तक इनका प्रशासन जो है वो चलता रहा। उर को देखिए, उस जमाने में आम लोग क्या करते थे? आम लोगों का क्या कुछ चलन था उस जमाने में? देखिए, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। यानी आम जनता के बारे में कोई खास जो है स्रोत हमें प्राप्त नहीं हुए जिससे कि हम उस समय की झलक देख सकें। उस समय की झलक जो हमें विभिन्न प्रकार के जो नाटक या कविताएं जो रची गई उनके माध्यम से इनके बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। तो कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। कालिदास के जो नाटक होते थे उनमें राज दरबार का वर्णन मिलता था। इन नाटकों में एक रोचक बात यह होती थी कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। यानी उस समय क्या कौन सी राजकाज की भाषा कौन सी बताई गई? संस्कृत। जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक जो अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी को दर्शाता है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। दुर्व्यवहार की बात तो देखिए, मछुआरे की कहानी क्या है? एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। यानी ये अंगूठी जो है राजा ने शकुंतला को कब दी थी? जब वो कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला से मिले थे। पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई थी उस अंगूठी को। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से उसके साथ पेश आया। राजा उस अंगूठी को देख करके बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। अब यहाँ पर देखिए, राजा और पुलिस वाले के द्वारा मछुआरे के साथ जो बुरा व्यवहार किया उसमें कितना डिफरेंस है। फिर जो उस व्यक्ति को, मछुआरे को जो इनाम मिला, उस इनाम को हड़पने की कोशिश की गई पुलिस वाले और मछुआरे के द्वारा। वो उसके पीछे पीछे इवन शराब खाने तक भी गए। तो यहाँ पर देखिए, चीनी यात्री ने उस समय के समाज पर थोड़ा वर्णन किया है। चीनी यात्री फाइयान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं सॉरी, अगर इन लोगों को शहर या बाहर बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी से एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे भाई। यानी इनको चोट करते हुए आना पड़ता था, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती थी। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क में आने से बचाते थे। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकले राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। क्या था देखिए, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इन हथियारों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, क्या क्या चीज़ें होती थी? बर्तन हैं, असबाब है जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान जिसमें बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि होते थे, विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों पर तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद करके राजा लोग लेकर के जाते थे। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े बजाते हुए, बिगुल बजाते हुए, तुरई बजाते हुए आगे चलते थे भाई। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था।
वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे। कुछ जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध राजा से कर सके। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस के निशाने भी छोड़ करके जाती थी, क्योंकि जहाँ से ये सेना निकलती थी वहाँ से पूरे गांव को तबाह करती चलती थी। भाई विशाल सेना होती थी, जहाँ पर किसानों के खेत होते थे उन खेतों को ये बर्बाद कर देते थे। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियाँ हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाण भट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। यानी जब पूरा लंबा चौड़ा काफिला चलता था तो धूल ही धूल उठती थी। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर था। अब देखिए अन्यत्र। अन्यत्र में किसको देखना है? अरब को ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र रहा था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक कड़ी का काम किया था अरब व्यापारियों ने। अरब के, क्योंकि उस समय घोड़े काफ़ी प्रचलित थे, अरब के घोड़े जो हैं वो काफ़ी दूर दूर तक फैल जाते थे। भारत के अंदर घोड़ों का जो सबसे पहले प्रचलन था वो अरबों के द्वारा ही हुआ था। अरब के घोड़े जो काफ़ी अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे और इनका व्यापार होता था। भारतीय जो बंदरगाहें थे, तटीय क्षेत्र थे, वहाँ पर ये व्यापारी, अरबी व्यापारी जो अपने घोड़ों को लेकर के जाते थे। तो यहाँ पर देखिए बीच व्यापार बढ़ाने में काफ़ी भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बेदुइन कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अरब के रहने वाले लोग थे, जो घुमक्कड़ कबीले के लोग होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना था। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया हुआ है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन की स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपने पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। यानी पुरस्कार देखिए सब लोगों के लिए रखा है। इन्होंने यहाँ पर सभी का नाम लिया, सबके लिए पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। यानी ये कहाँ का है? अपना जो पश्चिमी एशिया जो फिर उत्तरी अफ्रीका के साथ लगता हुआ एरिया है, उधर पूर्वी यूरोप के साथ लगता हुआ एरिया है। यहाँ इस्लाम का काफ़ी प्रचार और प्रसार करने के लिए इसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके बोला गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब वे अपने साथ इस नए धर्म को लेकर भी आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जिसको आज पाकिस्तान बोलते हैं, उसको जीत लिया था और इस प्रकार से उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा किया और यहाँ पर अपने इस्लाम धर्म का खूब प्रचार और प्रसार किया, जिसकी वजह से आगे चल कर के जब भारत आज़ाद होता है तो जो सिंध वाला एरिया है वो पाकिस्तान, मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से पाकिस्तान की मांग समय समय पर उठती रही और अंततः ये पाकिस्तान एक नया देश बना, जो कि पाकिस्तान कहलाया। पाक का मतलब होता है ये अरबी भाषा में पवित्र, और ये पवित्र स्थान के रूप में जाना गया मुसलमानों के लिए। तो इस प्रकार से ये अपना चैप्टर था। तो चैप्टर को डिटेल में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। इंटरनल जो क्वेश्चन बताए जाते हैं उनको समय समय पर याद करते रहें, ताकि पूरे चैप्टर की जो है समझ अपने दिमाग में विकसित हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।